तैयारी तो काफ़ी लगती है, काफ़ी शारीरिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, मानसिक रूप से भी हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। चढ़ते समय भी हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये ऐसा जोग्राफिकल रीजन है जो कि हिमालयन रीजन से काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर जो शीत लहरें चलती हैं वो काफ़ी चुभाने वाली रहती हैं, बर्फ़बारी काफ़ी होते रहती हैं और मौसम कभी भी बदल जाता है। नमस्कार। पहाड़ हर किसी का सपना होता है और ऊंचाई किसे पसंद नहीं है, लेकिन हर किसी को उस ऊंचाई पर जाकर ये खुशी महसूस करने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह आसान नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी हैं, जो कि रांची की रहने वाली हैं और दिल्ली में डॉक्टर हैं, MBBS की पढ़ाई की है। लेकिन MBBS और डॉक्टरी के बाद इन्होंने अपने जुनून को बरकरार रखना चाहा और इसीलिए यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर, जॉर्जिया और रसिया के बॉर्डर पर एक पहाड़ है, पर्वत है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। 5,600 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 5.5 किलोमीटर। और उस पहाड़ पर ये चढ़ी हैं, पर्वत पर चढ़ी हैं और वहाँ जाकर भारत का झंडा बुलंद किया है इन्होंने। हमारे साथ शिल्पी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप इतने ऊंचे पर्वत पर आपने भारत का जो है वो झंडा बुलंद किया। शिल्पी जी, कैसी तैयारियां रही हैं? क्योंकि पर्वतारोही को देखकर लगता है कि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, महीनों की, सालों की तैयारियां होती हैं और सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी तैयार होना पड़ता है। और आप खासकर जब आपने डॉक्टर होते हुए भी इस जुनून को चुना। तैयारी तो काफ़ी लगती है, काफ़ी शारीरिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, मानसिक रूप से भी हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। और ये लगातार, ये एक समय की बात नहीं है, ये एक तरह से हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है, इस तरह के लाइफस्टाइल को जीना, क्योंकि इसमें बीच में हम ब्रेक नहीं दे सकते हैं। पेशे को मतलब डॉक्टरी करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में समय निकाल करके इस पे भी ध्यान केंद्रित करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके, उसको पूरा करते हुए। तो समय तो लगता है, सालों की मेहनत लगती है और वो लगातार बनी रहती है। शिल्पी, आप क्या शुरुआत से आपको माउंटेनियरिंग का शौक था या फिर लगा कि बाद में ये चीज़ जुनून होगी? क्यों आपको लगा कि माउंट एल्ब्रुस पर आपको चढ़ाई करना चाहिए? पहले से मुझे घूमने फिरने का शौक़ था, मुझे नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ था। MBBS की पढ़ाई करते समय ही मैंने काफ़ी घूमना फिरना शुरू किया था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग के समय में कोलकाता में काफ़ी पर्वतारोहण की क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली। काफ़ी दोस्त बने जो कि ट्रैकिंग से रिलेटेड थे, मैंने उनके साथ ट्रैकिंग करना शुरू किया, हिमालयन ट्रैक्स। और उनसे प्रोत्साहन मिलते मिलते फिर उसके बाद मैंने उनके साथ ये प्लान किया कि अब 7 समिट्स किया जा सकता है, करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये घूमने फिरने के शौक़ से लेकर के ट्रैकिंग से होते होते अब पर्वतारोहण तक आया है। तो ये काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। माउंट एल्ब्रुस के पहले भी कुछ मंजिल थे या ये पहली बार रहा? 7 समिट्स में से माउंट एल्ब्रुस हमारे लिए या पहला लक्ष्य था। बाकी 6 और कौन कौन से? बाकी 6 अभी जैसे दिसंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, वहाँ का हम प्लान कर रहे हैं। एशिया का एवरेस्ट तो सबको मालूम ही है। फिर अकानकागुआ है, विंसन है, तो हर एक जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, सबसे ऊंचे पर्वत पर आपको चढ़ना है। पहला आप पार कर चुकी हैं और बाकी 6 बचे हुए हैं और एवरेस्ट तक की आपकी मंजिल है, जहाँ आप देखती हैं कि आप वहाँ तक चढ़े, है ना? जी ज़रूर। शिल्पी जी, तैयारियां किस तरह की रहीं? जैसे कि आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, तो क्या लगा कि उस पेशे से निकलकर कितना वक्त देना पड़ा, अपने परिवार से अलग होकर कितना वक्त देना पड़ा, और तैयारियां किस तरह की रहीं? और जिस दौरान आप चढ़ रही थी, क्या महसूस हो रहा था? कितनी डिफ़िकल्टीज, कितनी चैलेंजेस वहाँ पे आपको दिखे? तैयारियां अपना समय देना पड़ता है, क्योंकि अपने पेशे के अलावा जो जितना भी मेरे पास वक्त बचता था वो सारा के सारा इसी तैयारी में लग जाती थी। कितने महीने की तैयारी रही हो? ये हम लोगों ने प्लानिंग एक्चुअली लास्ट ईयर, पिछले साल से ही करना शुरू किया था। 2020 में ही हम ये करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो तैयारी उस समय से ही चल रही थी और उसको बस हमने थोड़ी सी धीमी कम हो गई थी, क्योंकि सारे जो जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स है, हमारे जितने भी जहाँ प्रैक्टिसेस, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के प्रैक्टिसेस होते थे, वो सारे बंद हो चुके थे। लेकिन वो धीमे रूप में हमने कंटिन्यू किया था और अभी
बॉर्डर खुलते ही, रशिया की बॉर्डर इंडियंस के लिए खुलते ही, हमने 1 महीने के विदिन में हमने वीज़ा लिया, फ़्लाइट्स लिया और हम निकल पड़े थे इसके लिए। चढ़ते समय भी हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये ऐसा जोग्राफिकल रीजन है जो कि हिमालयन रीजन से काफ़ी डिफरेंट है। अभी ठंडा भी हो चुकी है, जितना नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे ठंड उतनी बढ़ती जाएगी। हाँ, इक्वेटर से आप जितना नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जाएंगे वहाँ का ठंडा बढ़ता जाएगा। साथ में ये जो चोटी है, इसके जो क्रोशिया के जो रेंज है वो 2 समुंदरों के बीच में आता है, कैप्सिकन और ये ब्लैक सी की। हाँ, वहाँ पर जो शीत लहरें चलती हैं वो काफ़ी चुभाने वाली रहती हैं, बर्फ़बारी काफ़ी होते रहती हैं और मौसम कभी भी बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वहाँ के हर एक पर्वत के अपने अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, चुनौती रहते हैं। तो इसकी चुनौती एकदम डिफरेंट तरह के थे कि हमारे पास समय कम रहता था, हमें एक विंडो पीरियड मिलता था जब हमें वहाँ पर पहुँचना है। जैसे हमारे पास 2 घंटे का विंडो पीरियड मिलता था जब हमें फोरकास्ट में पता चलता था कि इस 2 घंटे के लिए आसमान साफ रहेगा। नहीं, उस समय हम लोग वहाँ पहुँचना है तो हमें चढ़ाई रात को हम शुरू करते थे, अंधेरे में शुरू करते थे, ताकि हम उस समय में वहाँ पहुँचे जब आसमान साफ रहे। कितने दिनों की चढ़ाई थी ये टोटल? ऐसे हमारा जर्नी तो 8 अगस्त से यहाँ दिल्ली से शुरू हुआ था, दिल्ली से मॉस्को का फ्लाइट। 8 अगस्त से आप यहाँ से मॉस्को पहुँची, फिर वहाँ से 9 को मॉस्को पहुँचे। वहाँ से हम जो वहाँ के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है मिनरलेवोदे, वहाँ तक फिर दूसरी फ़्लाइट से हम लोग गए और वहाँ से फिर एक त्रिशकोल नामक एक गांव है, तो वहाँ पर हम लोगों ने 2 दिनों का एक्लिमेटाइजेशन लिया, क्योंकि शरीर को ढालना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग जो बेस कैंप हुआ है जहाँ से एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है, वो हम लोगों ने 12 को वहाँ से शुरू किया। 12 से एक्चुअल क्लाइंबिंग शुरू हुई? हाँ, 12 से शुरू हुई, लेकिन हमारा लक्ष्य था कि 14 अगस्त की रात को शुरू करके 15 अगस्त के दिन में चोटी में पहुँचना, इंडिपेंडेंस डे को मार्क करने के लिए। लेकिन मतलब हमारा भाग्य नहीं था और वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से हमें 5100 मीटर की ऊंचाई से हमें वापस आना पड़ा था। और फिर से हमने क्या था कि आपको वापस आना पड़ा था? काफ़ी बर्फ़बारी काफ़ी तेज़ हो रही थी, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, वाइट आउट जिसे टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं, वाइट आउट हो चुका था, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम की हो जाती है। और जब कुछ दिख नहीं रहा हो और बर्फ़बारी हो रही हो तो जान को मतलब वो उस समय दरारें और जो भी रिस्क वाले होते जगह वो दिखते नहीं हैं, तो ऐसे में एक खतरा हो जाता है। तो उस लौट आई। हाँ, उस समय हम लोगों को काफ़ी लोग उस समय 15 अगस्त को जो चोटी में पहुंचने वाले थे, काफ़ी लोग नहीं पहुंच पाए थे इसी वजह से, क्योंकि मौसम उस समय ख़राब हो गया। दोबारा फिर आप लोग कब चढ़ाई की? दोबारा फिर हम लोगों ने 16 अगस्त की रात को चढ़ाई शुरू की थी। 2 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की और 17 अगस्त की सुबह को 8:23 में हम लोगों ने सबमिट किया था। 2 और महत्वपूर्ण डेट जुड़ जाते हैं इस घटनाक्रम में। एक तो ये कि आज हम जिस दिन बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं, ये खेल दिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। और दूसरी ये कि 15 अगस्त का वो दिन था जब हम और आप आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब डॉक्टर शिल्पी जो है वो माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई करने का इरादा पक्का कर चुके थे। हालांकि मौसम ख़राब होने की वजह से लौटना पड़ा और फिर 17 को आप वहाँ तक पहुँचे। लाखों रुपए का खर्च होता है जहाँ तक मुझे माउंटेनियरिंग का पता है। तो ये पैसे क्या आपके अपने व्यक्तिगत लगते हैं, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे, या फिर कोई स्पॉन्सर्स होते हैं? अगर होते हैं तो क्या उसका तरीका होता है और कैसे, मतलब कितना अमाउंट खर्च होता है? हर एक पहाड़ के अलग अलग खर्चे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। जैसे एक तो भारत से लेकर के उस देश तक पहुंचने का जो विमान यात्रा रहता है, उसकी टिकट अलग अलग रहते हैं। थैंकफुली रशिया का जो है विमान यात्रा उतना खर्चीला नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये कोविड के समय में काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहे थे, तो हमें तिगुना विमान यात्रा का देना पड़ा था फेयर। लेकिन क्योंकि हमने मन बना लिया था तो वो किया ही। फिर वहाँ के खर्चे भी अलग अलग होते हैं, हर एक जगह के अलग अलग होते हैं, तो खर्चे तो लाखों में पड़ते हैं जैसा आपने बताया। और ये वाला हमारा निजी था, ये हमने निजी रूप से खर्च किया था। अब आगे के लिए हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमें थोड़ा सपोर्ट मिले, तो स्पॉन्सरशिप मिले तो हमें वो तैयारी करने में और आसानी हो जाएगी, हम वो मुकाम जल्दी हासिल कर लेंगे। क्योंकि हर बार ये
आसान नहीं होता है कि अपने निजी रूप से खर्चे करके हर एक पर्वत में, मतलब 7 समिट्स के हर एक, सबसे ज़्यादा खर्चा तो एवरेस्ट में रहता है। तो एवरेस्ट भी काफ़ी खर्चीला रहता है, काफ़ी चुनौतीपूर्वक रहता है, उसकी तैयारी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। कितने लोगों की टीम थी आपकी जब आप ऊपर चढ़ाई कर रही थी? हम लोग 3 लोगों का टीम था, उसमें से कोलकाता के कृष्णेंदु दास थे और राजस्थान के अनिल कुमार थे। झारखंड से आप अकेले? हाँ, झारखंड से मैं अकेली थी। जैसे आपने कहा कि फर्दर आप देखती हैं कि आपको इस फील्ड में कुछ स्पॉन्सर या उस तरह का सपोर्ट मिले, ताकि आप या आप जैसे बाकी पर्वतारोही जो चाहते हैं कि इस तरह के समिट्स पर क्लाइंब करें, उनको सहयोग मिल सकेगा। क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर सरकारें ध्यान दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पर्वतारोही को बहुत ज़्यादा अभी तक क्रेडिट उस तरह से मिल नहीं पाया है और ना ही उस तरह की चीज़ें हो पा रही हैं। आप उम्मीद करती हैं कि इस तरह की चीज़ें हो? उम्मीद तो करती हूँ, क्योंकि पहले जैसा स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा है, क्योंकि वो देखा जाता है कि बिना सपोर्ट के भी लोग हासिल कर रहे हैं। तब ऑब्वियसली सरकार को एक लाइमलाइट में देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि हम अगर ये बिना सपोर्ट के ही इतना कुछ उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करने से तो काफ़ी कुछ भारत का नाम रोशन होगा। उसी तरीके से मुझे भी लगता है कि पर्वतारोहण में भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करने वाले बहुत हैं, बहुत सारे हमारे पास टैलेंट्स हैं, करने को इच्छुक हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियां, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी हैं, क्योंकि उन्होंने पर्वतारोहण में जा चुके हैं। तो ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को सहयोग मिले तो बहुत सारे लोग हैं जो उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पर देश का नाम रोशन होगा। आप वापस दिल्ली कब जा रही हैं? मैं दिल्ली कुछ दिनों में, यहाँ पर 2-3 दिनों से मैं वापस दिल्ली में जा कर के अपने नौकरी के पेशे में फिर से शामिल हो जाऊंगी। क्योंकि अगर स्पॉन्सर ना मिले तो कुछ पैसे जमा करके फिर आपको चढ़ाई करनी। प्लानिंग आप एवरेस्ट के लिए कब प्लान कर रही हैं? कब तक लग रहा है कि आप एवरेस्ट तक का मुकाम हासिल करें? एवरेस्ट का तो काफ़ी लंबा प्लानिंग रहता है। अभी मतलब 2-3 सालों में लक्ष्य बना कर रखा है। अगर ये सारे कोविड वाले चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में रहे तो लक्ष्य तो रहता है कि जितना जल्दी ये हो जाए वो उतना अच्छा रहता है। तो देखते हैं, अभी मतलब 22 तक या 23 तक, 22 तक तो मुश्किल लग रहा है, 23 तक मैं कोशिश करूँगी। तो डॉक्टर शिल्पी हैं, पर्वतारोहण आसान नहीं होता है, माउंटेनियरिंग आसान नहीं होती है। ये नहीं कि जूता पहने और पहाड़ पर चढ़ दिया। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी खर्चीला ट्रेनिंग होती है और तैयारियां होती हैं, फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी तैयार करना पड़ता है खुद को, और खूब सारे पैसों की ज़रूरत होती है। जो लोग माउंटेनियरिंग में करियर देखते हैं उन्हें डॉक्टर शिल्पी की बात सुननी चाहिए। डॉक्टर शिल्पी में खास बात ये भी है कि अपने पेशे के साथ साथ जुनून को इन्होंने कायम रखा है, जो आमतौर पर हम और आप या आम इंसान नहीं कर पाते हैं। इन्हें बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह से माउंट एल्ब्रुस पर डॉक्टर शिल्पी भारत का तिरंगा लहरा चुकी हैं 17 अगस्त को, आने वाले दिनों में हम एवरेस्ट पर ही इनके हाथों से लहराए गए तिरंगा देखें। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में हुए। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in